के बीच का नॉर्मल रिएक्शन। और इसको कैसे रिलेट किया हमने, ई और जी को मिला के एक नया जी फैक्टर कहीं पे भी मान लो, उस जी फैक्टर के रिस्पेक्ट में इस प्लेन को हम मान सकते हैं कुछ प्लेन का एंगल अल्फा। तो वही क्वेश्चन बन जाएगा सेम। सही। सी क्वेश्चन नंबर 5। सर इसका डेल ही नहीं आ रहा था। स्प्रिंग फोर्स एफ, ए नॉट किसका एक्सेलरेशन है इसमें, ए नॉट टोटल है एक इंस्टेंट सिस्टम पे। का है। तो बस बराबर कर दो, और क्या, इसका के एक्स धर लो, इसका के एक्स धर लो, बराबर कर दो। के एक्स इज इक्वल टू एम वन ए नॉट और के एक्स माइनस एफ टू इक्वल टू एम टू। बट ये उस वक्त पूछा है जब F2 हटा दिया। ये तो पहले के आंसर है, ये तो अब के। अचानक से फोर्स चेंज नहीं होता स्प्रिंग का के एक्स तो वही रहेगा ना, अरे हाँ स्प्रिंग का सॉरी, के हाँ एक्स सही अचानक है। थोड़ी बदल जाएगा। हाँ सॉरी हाँ। ठीक है सर जो सेंटर ऑफ मास में सॉल्व करते थे वो वेलोसिटी के लिए करते थे कि नहीं, फोर्स के वो लिए भी कुछ कर और सकते? क्वेश्चन था यार, वो ऐसा था। ये F1 और F2 लगाते थे और इसमें किसी भी इंस्टेंट के लिए पूछते थे, किसी जनरल टाइम पे। इसमें एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रखी है, ए नॉट दे रखा है, उसमें कुछ नहीं दिया रहता है, टाइम के हिसाब से पूछते थे, ठीक है ना। चलो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6। सर इसका चेन्नई। देखते हैं। 1 and 2 have same mass, are hanging on the string such that the block of mass 2 kg remains at rest, and it is given that monkey 2 is just holding the string। ठीक है, ये जस्ट इसको होल्ड कर रहा है, मतलब इसका एक्सीलरेशन और इसका एक्सीलरेशन कितना है विथ रिस्पेक्ट टू रो, 0 है। अब देखते हैं दोनों का मास कितना है, 1 1 है। दोनों मंकी होल्ड कर रहे हैं क्या, नहीं सिर्फ 2। दूसरे का विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रिंग अलग आ जाएगा। ठीक है, तो टेंशन यहां से 20 मिल गई, है ना। तो इस पे 20 ऊपर जाएगा, है ना, ये रेस्ट पे। तो इस बंदर का एक्सीलरेशन यहां से, बंदर का मास 10 है तो इसका एक्सीलरेशन 10, तो पुली का एक्सीलरेशन 5। तो इधर पे बंदर का एक्सीलरेशन, टेंशन कितनी आ गई इसकी, 40। मास कितना है, 10। तो बंदर का एक्सीलरेशन ऊपर कितना होगा, 15, 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन रस्सी कितने से गिर रही है, 5 से। विद रिस्पेक्ट टू 30, रस्सी 5 से नीचे गिर रही है और बंदर 30 से ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो एक्सीलरेशन ऑफ मंकी 2 is 10, is this with respect to rope is 35। ठीक है, इसी का दूसरा क्वेश्चन ऐसा बनाया जा सकता था, जो कि शायद अच्छा क्वेश्चन होता, कि ये बंदर है ना, और ये मास m है, ये मास 2m है, और ऐसा होता मंकी इज मूविंग अप विथ g/2 विथ रिस्पेक्ट टू रोप। अब पूछा होता आंसर कि फाइंड एक्सीलरेशन और टेंशन एटसेट्रा, तो क्या करते कि रोप के रिस्पेक्ट में g/2 है, तो अगर इसका ए होता तो रोप का ए होता। पक्का समझ गए। तो इस बंदर का रोप के रिस्पेक्ट में g/2 है, मतलब एक्चुअली इस बंदर का कितना है, g/2 माइनस ए। ये समझ में आया। पक्का। बिल्कुल। अब रोप के रिस्पेक्ट में g/2 ऊपर है और रोप ए से नीचे जा रही है, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में g/2 माइनस ए होगा ना, है ना। अब सिंपली टेंशन टी सेम होगा, दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम, कि ये m2 होता, ये m1 होता, तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, t माइनस m2g इक्वल टू m2a, और इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, t माइनस m1g इज इक्वल टू m1 g/2 माइनस a। t एलिमिनेट कर दो, a निकल आएगा, या a दिया होगा तो m1 m2 में रिलेशन या टेंशन निकल आएगी। आगे कॉन्सेप्ट समझ में।
तो विथ रिस्पेक्ट टू रोप दिया है तो रोप का एक्सीलरेशन अज्यूम कर लेना, रोप ऐसे जा रही है ऐसे जा रही जी सर। है। चलो सर इसमें ये जो बंदर ऊपर जाता है फ्रिक्शन की वजह से आता है, वही टेंशन में ही जुड़ जाता है ना? फ्रिक्शन ही टेंशन है, फ्रिक्शन ही टेंशन है। ठीक है, ओके क्वेश्चन नंबर 7 चले चलो चलिए। चलो हो गया। हो गया। यस सर। मेन चीज क्या है, कांस्टेंट एंगल है, हाँ। तो ये भी हॉरिजॉन्टल जा रहा है, ये भी हॉरिजॉन्टल जा रहा है, सिस्टम का एक्सेलेरेशन सेम हो गया था। तो पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन हो गया ए। ए। तो F इक्वल टू m1 प्लस m2 सीधे लगा सकते हैं, और यहां से टेंशन T का वर्टिकल कंपोनेंट mg को बैलेंस कर रहा है, उससे दूसरा निकल रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये बात समझ में आ गई ना, क्योंकि थीटा कांस्टेंट दे रखा था। अगर थीटा कांस्टेंट नहीं दिया जाता और इस समय रिलीज किया जाता, क्वेश्चन ऐसा होता कि हमने इस पे एक फोर्स लगाया और इसको रिलीज कर दिया, इसी सिस्टम पे रिलीज किया इंस्टेंट पे, तो क्वेश्चन काफी अच्छा बनता। इसके पास एक्सीलरेशन आता इस तरफ, आता लगा देते हैं। हाँ। इसके पास आता ए इस तरफ, तो इसके पास दो एक्सीलरेशन आते, ये समझ में आया? हाँ। मतलब पहला क्या होता है, ऐसा मान के हम क्या कर लेते हैं कि कंस्टेंट लगा चुके हैं, क्योंकि आपके पास ऑप्शन दो होते फिर, कि ये हमारी रिंग होती तो इसका एक्सेलरेशन तो आप a0 ही मानते, इसका लिखते एक a1 और एक a2, दो दो होते। क्यों? क्योंकि दो फोर्स लग रहे हैं, एक mg एक t, तो एक्सेलरेशन हमें खुद नहीं पता कि कहां आएगा। पक्का समझ गए कि mg और t का रिजल्टेंट जहां आएगा वहां एक्सेलरेशन आएगा, पहले से थोड़ी ना पता एक्सेलरेशन कहां है। तो ऐसा लेने पे अब क्या होता, हमें एक अप्रोच सेपरेशन की इक्वेशन लिखनी पड़ती, समझ गए? a1 cos थीटा प्लस a2 इक्वल टू a0 cos थीटा, ऐसे लिखते। आया समझ में? ठीक है। लेकिन जब हम सेकंड वाला अप्रोच फॉलो कर रहे हैं तो यहाँ जो ए हमने लिखा है, ए विथ रिस्पेक्ट टू थ्रेड लिखा है या विथ रिस्पेक्ट टू एम लिखा है, ये वाला E2 का भी पॉजिटिव sin थीटा होगा। a2 का साइन थीटा नहीं है? हाँ है, होगा। तो ये इसके रिस्पेक्ट में लिखा और उसका जोड़ दिया। ये ठीक वही है कि जैसे इसका a0 है, इसका a है, इसका a0 है, तो ऐसा लेने में हम कंस्ट्रेंट ऑलरेडी यूज कर चुके हैं। ठीक है, सही। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा मैं यहाँ क्या कहना चाह रहा हूँ, कि एक रिंग होती, ये यहाँ से छोड़ दिया होता, और अब पूछा होता आंसर क्या आएंगे, तो हम सिंपली क्या करते, इसका f इसका e, ये क्या है विथ रिस्पेक्ट टू m0, और इसके पास एक और आता e। हाँ। अननोन हमारे पास 3 है, 3 ही इक्वेशन है, इसकी x डायरेक्शन की हाँ, है ना, सही है। इसकी x और y की, या अलोंग द थ्रेड परपेंडिकुलर टू द थ्रेड, जैसे ही मान लो। टेंशन के भी लगा सकते हैं। ठीक है, as proved? यस। चलो, सर इसी में अगला वाले ऑप्शन में जो फोर्स बाय वायर लिखा है वो एफ ही है क्या? फोर्स ऑन m1 बाय वायर, तो टेंशन पूछी कौन सा वायर, ये शायद ये वाला एक वायर रॉड है उसमें, एक रॉड वायर है कि रॉड है, वायर कौन सा है इनमें? जो उसपे ये वायर है, हाँ, ये ये वायर है वायर, हाँ। टेंशन ही पूछा। और तो एक नॉर्मल रिएक्शन जो आती है इस पे, ये तो रॉड है। ये रॉड है, हाँ, ये वायर ही है। तो ये वायर नहीं, है, तो रॉड- टेंशन पूछी, टेंशन पूछी। पूछी। ठीक, हाँ। आप पढ़ लीजिए, any mass m2 is connected to a ring with a massless और इसमें इसमें एक मिनट, दोनों हॉरिजॉन्टल जा रहे हैं, तो अगर मैं पूरे को एक सिस्टम मानूं, तो जो यहां जो रॉड है, ध्यान देना अच्छे से, इसको पूरे को एक सिस्टम मानूं, तो इस सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स कौन सा है, m1 जी, m2 जी, और एक नॉर्मल रिएक्शन सिर्फ यही दो है, और एक्सीलरेशन सिस्टम का इधर है, तो मैं कह सकता हूं ये वाला नॉर्मल रिएक्शन m1 प्लस m2 जी। पक्का आया समझ में? हाँ। ये वाला नॉर्मल रिएक्शन, सही है।
फिर ये वायर मुड़ नहीं सकता नीचे। अरे लिखा है क्वेश्चन में कि एक साथ हॉरिजॉन्टल जा रहे हैं, सही है, सही है। तो समझ गया ना। तो हॉरिजॉन्टल जा रहे हैं तो वर्टिकल डायरेक्शन में तो सिस्टम पे फोर्स ही नहीं है, हाँ सही बात है। इसको एक सिंगल सिस्टम मान। आ गया समझ में? और यही नॉर्मल ब्लू वाली जो वायर है उसका फोर्स होगा। अब हम ये तो नॉर्मल लिया, रिएक्शन आया हमारा ऊपर वाली वायर का, रॉड का। ऊपर का ये वायर है। वायर सब ऊपर ही वायर है। अभी रॉड बोल रहा था कोई, नहीं, वो लिखा है ऊपर वायर है नीचे रॉड वही है। वायर थी। ये वायर है, ओके। Yes, sir. ये नीचे वाली रॉड, हाँ सर। आ गया समझ में? अब इस रॉड का अगर टेंशन निकालना होता तो हम पक्का कह सकते हैं ये टेंशन M2G से तो बड़ा आएगा, क्योंकि T का वर्टिकल कंपोनेंट mg को बैलेंस करेगा। हाँ, सही है। जी सर। हाँ ये कह सकते हैं, और थीटा पे डिपेंड करेगा, वो तो हम निकाल ही लेंगे। चेन्नई वाला। Opposite का सीधा। ठीक। ये देखना आना बहुत ही जरूरी है कि ये बड़ा आएगा या छोटा आएगा, उसके लिए आपको प्रॉपर चीजें समझ में आनी चाहिए। जैसे स्मॉल m ये कैपिटल है, फ्रिक्शन हर जगह 0 है। अब हमें निकालना होता कि इसका एक्सीलरेशन g sin थीटा से बड़ा या छोटा। यहां जो नॉर्मल रिएक्शन आता वो mg cos थीटा से बड़ा या छोटा, ठीक है। यहां जो नॉर्मल रिएक्शन आता वो m प्लस mg से बड़ा या छोटा। समझ गए? 3 तरह के क्वेश्चन मैंने पूछे, और इवन इसका, चलो वो तो अंडरस्टूड है। हाँ बता सकते हो? सब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बात चल रही है एक्सेलरेशंस की, ये विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बात चल रही है। ये x में निकाल लेते नॉर्मल का cos थीटा लेते। तो देखो, अगर विथ रिस्पेक्ट टू वेज बात चलती तो ये तो तय है वेज का एक्सेलरेशन a नॉट इधर है, आएगा। तो इस पे स्यूडो इधर आएगा, एक mg इधर आएगा। तो विथ रिस्पेक्ट टू वेज इस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन g sin थीटा प्लस a नॉट cos थीटा मिल रहा है। विथ रिस्पेक्ट टू वेज तो एक्सीलरेशन a की वैल्यू जो हम वेरिएबल मानते हैं इन जनरल a और a नॉट, तो हम ये तो कह पा रहे हैं a g sin थीटा से बड़ा है। पक्का? ठीक है, ये हम स्यूडो से, और नॉर्मल रिएक्शन हम कह पा रहे हैं mg cos थीटा से छोटा है। ये समझ में आया? इस डायरेक्शन की इक्वेशन बनाओ। पक्का? एक और बात हम इसी से कह सकते हैं कि ये पूरे सिस्टम का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, पूरे सिस्टम का। तो ये डाउनवर्ड नॉर्मल रिएक्शन विल बी कैपिटल M प्लस स्मॉल mg माइनस स्मॉल ma sin थीटा। सोच पा रहा है कोई? नॉर्मल टाइप। क्योंकि सेंटर ऑफ मास इज मूविंग डाउन, इज एक्सीलरेटिंग डाउन। सोचो, सेंटर ऑफ मास के पास डाउनवर्ड एक्सीलरेशन है, हॉरिजॉन्टल तो है नहीं। तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि ये वाला नॉर्मल रिएक्शन इससे छोटा आएगा, क्योंकि कुछ पार्ट इसको डाउनवर्ड एक्सीलरेशन देने में खर्च हो जाएगा। ठीक है, अब अगर ये सब आपने विद रिस्पेक्ट टू होली निकाला ना, मतलब वेज? दोनों कुछ भी पूछा जा सकता है हमसे, बता रहा हूं। चलो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड भी निकाल देता हूं। विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालते तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में फ्री बॉडी डायग्राम क्या है? गारंटीड एन इधर है, गारंटीड mg इधर है, सिर्फ दो ही तो फोर्स लगेंगे। हाँ। लगेंगे। और फिर एक ग्राउंड का नॉर्मल नहीं, अकेले वेज पे, ऊपर वाले ब्लॉक पे, इस ब्लॉक पे। और वेज पे देखें तो वेज पे ये नॉर्मल रिएक्शन n इधर आएगा, एक्सीलरेशन इधर आएगा a नॉट। इसका एक्सीलरेशन लिखते a नॉट, ऐसे लिखते। लेकिन अगर सिर्फ ग्राउंड के रिस्पेक्ट में पूछा है तो मैं ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये कह सकता हूं कि ये वाला एक्सीलरेशन तो g sin थीटा ही आएगा। सोचो, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। हाँ सही है।
इस डायरेक्शन में तो कोई और फोर्स ही नहीं है ना। हाँ हाँ उसको stop कर हाँ, देते हैं। एक एक्सिलरेशन इधर जरूर आएगा इसका, ए डैश। आया समझ में? थोड़ा और मैं नहीं, कह नहीं। सकता हूं ए डैश का साइन थीटा ही ए नॉट है, सॉरी नॉर्मल के लॉन्ग, हाँ ए नॉट का, सॉरी ए डैश इज इक्वल टू ए नॉट का साइन थीटा। ये बताओ, dash ये किसके समझ में आ रहा है? respect में विथ लिखा रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, एवरीथिंग इज रिटन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो कंस्ट्रेंट की इक्वेशन हमने अभी लगाई नहीं है। अगर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लिखते तो हमने इसके दो वेरिएबल माने, एक इधर एक इधर। ये पक्का जी साइन थीटा पक्का क्लियर है? ये कुछ अननोन ए डैश है और इसका ए है, ए नॉट है, लेकिन कंस्ट्रेंट लगाना अभी भी बाकी है। तो कॉमन नॉर्मल के लॉन्ग कंस्ट्रेंट लगाएं तो ए डैश ही ए नॉट कॉस साइन थीटा है सर, पक्का। और दिख रहा है कि ए डैश की वैल्यू जी कॉस थीटा से तो छोटी है। समझ गए कैसे पता चला? क्योंकि ए डैश क्या है, एम जी कॉस थीटा में से कुछ नॉर्मल रिएक्शन घटेगा बाय एम आएगा, और नॉर्मल रिएक्शन के साइन थीटा की वैल्यू कैपिटल एम ए नॉट है। ये हमने सब ग्राउंड के फ्रेम में निकाला, ठीक है। सर ये जो जी साइन थीटा वाली चीज है वो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये समझ में नहीं आता। अरे यार इस डायरेक्शन का कौन सा फोर्स है इस डायरेक्शन में? इस Free body डायरेक्शन में diagram नहीं सिर्फ बन रहा एमजी तो का एक कंपोनेंट आएगा। तो बस, और कोई फोर्स ही नहीं है तो क्या फर्क पड़ रहा है? बनाओ इक्वेशन। हाँ अब आ गया। सर ये ए डैश की जो डायरेक्शन है ये अपन ने कॉमन नॉर्मल के अराउंड कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई उसको देखकर बोली ना। हाँ हाँ, दो किसी भी परपेंडिकुलर में रिजॉल्व कर सकते हैं, हमारी मर्जी। अच्छा हाँ वो आ गया बिल्कुल आ गया। ठीक है, ठीक। तो क्वेश्चन ट्रिकी हो जाते हैं, इसीलिए समझ लेना किसके रिस्पेक्ट में बात की गई। जिसके रिस्पेक्ट में बात की है फ्री बॉडी डायग्राम उसी के बनाओ, जैसे ग्राउंड के रिस्पेक्ट में की है तो ग्राउंड वाले बनाओ, सो दैट आपको ये मिल जाए कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये वाला जी साइन थीटा होगा, लेकिन ये वाला जी कॉस थीटा से कम होगा ए डैश वैल्यू। ठीक, और कुछ नहीं दिया तो हम बेहतर था बैच के रिस्पेक्ट में बनाना पसंद करते। तो हम जो ए और ए नॉट लेते, ये हम क्या ले रहे हैं इसके रिस्पेक्ट में। तो अब हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते तो एक नई चीज आ जाती, स्यूडो आ जाता। तो अब फ्री बॉडी डायग्राम बनता तो एक इसका स्यूडो आ जाता किस तरफ, एम ए नॉट, एक आ जाता एम जी का कॉस थीटा, एक आ जाता एम जी का साइन थीटा, एक आता नॉर्मल रिएक्शन। तो अब जब हम इक्वेशन सूडो उल्टा है। स्यूडो उल्टा आएगा, ठीक, स्यूडो इस तरफ आएगा ये। अब हम इक्वेशन लिखते तो इस डायरेक्शन की इक्वेशन जब हम लिखते तो क्या बनती? अब ये इसके रिस्पेक्ट में है तो ये ए नॉट मिसिंग होगा, ए नॉट नहीं आएगा, समझ में आया? हाँ, क्योंकि हम हाँ। स्टॉप कर चुके हैं। स्टूडो तो अब हम लिखते तो एम जी साइन थीटा प्लस एम ए कॉस थीटा इक्वल टू एम ए, ये आता। लेकिन ये ए किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू वेज है। वेज अब अगर ग्राउंड हाँ। के रिस्पेक्ट में पूछा होता तो जरा ए नॉट सोचो, ऐड कर देंगे। इसके पास ए आता और ए नॉट आता। और अब जरा इस डायरेक्शन में नेट एक्सीलरेशन देखो, इस डायरेक्शन का नेट कितना है, जी साइन ए माइनस ए नॉट कॉस थीटा है, और इसमें से ए नॉट कॉस थीटा हटाओ कितना बचा, वो आना। आया जी साइन थीटा। ठीक, बस कॉन्सेप्ट क्या है कि विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दो एक्सीलरेशन है, ठीक है, दो फोर्स है, कौन से, mg और नॉर्मल रिएक्शन। विथ रिस्पेक्ट टू वेज एक एक्सीलरेशन है लेकिन तीन फोर्स है, mg एंड स्यूडो। अब जल गया?
गया। सर आपने वेरिफिकेशन वगैरह करने के यूज के लिए बताया ये चीज, पता मतलब नहीं इस क्यों चीज का बताया यूज मैंने। कैसे करेंगे? अरे क्वेश्चन आएगा, सीधे क्वेश्चन आ गया अगर कि उससे बड़ा है उससे छोटा है तो क्या करोगे? अच्छा क्वेश्चन ही सीधे ही आ गया तो हम्म। चलो 8-9 हो गए दोनों। नहीं बता दो सर। 9 वाला नहीं आ रहा था। इतना बड़ा क्वेश्चन करवाओगे? नहीं आया 8 बन 8 यार, नाइन उसके का से आंसर मैच नहीं वहां से पढ़ना। स्टार्टिंग के 5 नहीं, लाइन से पढ़ने की लास्ट के 4 लाइन से पढ़ना। एग्जांपल है ना, लेटेस्ट कंटिन्यू वहां से पढ़ना। हाँ कहाँ से? टू अंडरस्टैंड दिस लेट अस कंसीडर अ वर्टिकल मैन whose waist is a rigid cylinder circumference. He wears a jeans of mass 500 ग्राम and elastic that can be assumed on a force constant इतना, circumference इतना, not external coefficient of friction between, ठीक। अरे महासर फर्जी है। क्वेश्चन ये है, देखो कि उल्टा है कि अगर हमने इस पे टेंशन पता है तो इससे एफ रेडियल निकालना है, और टेंशन की वैल्यू एफ रेडियल बाय 2 पाई होती है। एफ रेडियल की वैल्यू टेंशन इंटू 2 पाई होगी, और फ्रिक्शन जब आप निकालोगे तो सबकी वजह से फ्रिक्शन नीचे आएगा, तो फ्रिक्शन आएगा म्यू एफ, तो म्यू टी 2 पाई, और टी कितना है के एक्स। ये फ्रिक्शन है, क्या है समझ में? हाँ सर आ गया। ठीक, यस सर। तो दोनों नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे ना इससे। हाँ हो जाएगा। कॉन्सेप्ट बस इतना सा है ना। फिर वो 2 पाई से मल्टीप्लाई नहीं। क्या बोला? चलो आगे बढ़ते हैं, अगले दोनों क्वेश्चन। चले चलिए सर। चले चले नेक्स्ट, चले इसका चलो 12th वाला चले वर्टिकल फोर्स 100 न्यूटन इज अप्लाइड एंड इज स्टेशनरी ऑन म्यू 0 है महाफर्जी। दोनों के किसके बारे में फ्रिक्शन एंड देखना है? कोएफिशिएंट ऑफ बीच में फ्रिक्शन तो बिटवीन बहुत ब्लॉक एंड स्लैब, possible value of acceleration of the slab is to be applied on नीचे का 10 किलोग्राम, ऊपर भी 10 है, there is no coefficient of friction between, ठीक है। what can be the possible value of acceleration of the slab? तो अगर फ्रिक्शन 0 होगा तो आंसर कितना होगा? 1 मतलब कितना? 5 कितना है? 5 या 5 मतलब ऊपर वाले का ब्लॉक का एक्सीलरेशन आएगा। सर फ्रिक्शन 0 है तो क्यों आएगा? और फ्रिक्शन अगर इन्फिनिटी होगा तो ब्लॉक का एक्सीलरेशन कितना आएगा? 5। तो आंसर 0 से 5 के बीच में कुछ आएगा। 10 से 5 के बीच में आएगा। ब्लॉक स्लैब 10 का से पूछा है 5। क्या? स्लैब का पूछा, ओके। हाँ हाँ, तो इसमें भी वही स्लैब का ले लो। तो एक्सीलरेशन ऑफ स्लैब कितना आएगा? ऊपर आएगा स्लैब का एक्सीलरेशन कितना? 10। यहाँ नीचे आएगा स्लैब का एक्सीलरेशन 5। तो 5 से 10 के बीच में आगे नहीं, ये तो 2 आंसर आ गए। नॉट पॉसिबल पूछा सर। कैन नॉट Cannot. पूछा है, कैन नॉट। 3 आ जाता। हाँ ठीक है, हो गया। हाँ और ब्लॉक का 0 से 5 के बीच में आएगा। वो तो है। चलो, याद है ना इसमें क्या करते हैं? यस सर। केसेस बताए थे कि ऊपर लगाते हैं और नीचे लगाते हैं, तो कई केसेस बनते हैं। बस इसमें करना क्या होता है कि मैक्सिमम कॉमन एक्सीलरेशन के लिए बात करते हैं। तो यहाँ मैक्सिमम कॉमन एक्सीलरेशन कितना हो सकता है? ये ऊपर m2 है, नीचे m1 है, कितना? म्यू 2 जी। ऊपर वाला डिसाइड और विल मूव ओनली व्हेन नीचे वाला जब आता है एफ ज्यादा होगा F is greater than m1 M1 और मैक्सिमम कॉमन एक्सीलरेशन ये है। इसका मतलब F नो स्लिपिंग के लिए मैक्सिमम फोर्स कितना हो सकता है? तो F माइनस म्यू 1 m1 प्लस m2 g इज इक्वल टू m1 प्लस m2 म्यू 2 g। झिल गया? नो स्लिपिंग के लिए सही है। सही। नीचे वाले की बात कर रहा हूं मैं अभी, सिस्टम वाला ऊपर वाला। और नो मोशन के लिए F is less than कोई mu M1 b. म्यू F is less than mu1
mu1 म्यू1 M1 प्लस plus M2 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 क्लियर। हाँ। और जब हमने ऊपर लगाया होता M2 M1 तो मोशन के लिए कितना फोर्स चाहिए? वही वाला mu1 M plus कितना? M2 into G. mu1 M plus M2 म्यू2 M2 जी या म्यू1 M1 प्लस M2 जी, M1 M1 plus M2 G. U1 M1. या इन दोनों में जो मिनिमम हो, तो भी हाँ वो छोटा केस दो बनेगा ना, दोनों केस बनेगा। जो भी मिनिमम हो, है हाँ ना? वही। आ गया ना समझ में क्या कह रहा हूँ? हाँ हाँ क्योंकि इसमें मैंने कहा था एक क्रूशियल चीज ये है, आप ये देख लो नीचे वाला हिलेगा भी कि नहीं, हाँ हाँ तो इस पे मैक्सिमम ट्रांसफर ये हो सकता है, मैक्सिमम दैट कैन बी ट्रांसफर। और इसको मूव करने के लिए कम से कम इससे लड़ना पड़ेगा। इससे कम हो गया तो मिलेगा ही नहीं। तो अगर ये हमारा F1 है, ये F2 है, अगर F1 लेस देन F2 तो लोअर ब्लॉक विल नेवर मूव, है ना? एल्स मैक्सिमम कॉमन एक्सीलरेशन कितना हो सकता है? F1 माइनस F2 बाय M1 या M लोअर। झिल गया? हाँ सही है। ये मैक्सिमम कॉमन एक्सीलरेशन हो सकता था। आ गया याद? नहीं आया? आ गया। चलो 14 15 14 15 14 हो गया। 15 का अगला 3 का 3D ये v क्या है? वेलोसिटी या फोर्स है? Velocity. ये अच्छा क्वेश्चन है कि अगर वेलोसिटी बराबर हुई तभी एक्सीलरेशन का रोल आएगा, अदरवाइज वेलोसिटी डिसाइड करेंगी फ्रिक्शन किस तरफ है। हाँ सही है। हाँ एक्सीलरेशन का रोल ही फ्रिक्शन में डायरेक्शन में तब आएगा जब वेलोसिटी सेम हो। अगर वेलोसिटीज डिफरेंट हैं, जैसे इसका कितना है 3i कैप, ग्राउंड ग्रेविटी किस तरफ है? Gravity minus Z. माइनस के क्या? तो पहले में va 3i कैप है, ये 3i कैप है, vb नहीं 3 नहीं ये y एक्सेस होता है y ये y है, ओके हमारी तरफ है। तो 3 तो दोनों के बराबर है ना, इसका भी 3 इसका भी 3, लेकिन इसका 4 है। हाँ तो रिलेटिव मोशन जिस तरफ होगी फ्रिक्शन उसी तरफ आएगा, तो पक्का ब्लॉक पे फ्रिक्शन आगे आएगा। काइनेटिक आएगा ना? एक्सीलरेशन भी है। हाँ वही तो उसको हाँ हाँ अब देखेंगे एक्सीलरेशन b का दोनों कितना डायरेक्शन है, में इसी डायरेक्शन में एक्सीलरेशन है, इसका इधर भी एक्सीलरेशन इधर भी एक्सीलरेशन है, हाँ तो अब फ्रिक्शन की टेंडेंसी इधर भी आ जाएगी, हाँ क्योंकि भले हाँ, ही वही। वेलोसिटी बराबर है नीचे, लेकिन नीचे एक्सीलरेशन आ गया। हाँ। और इस डायरेक्शन में तो सिंपल सा था ही कि फ्रिक्शन इधर आएगी, है ना? अब जरा देखते हैं कि एक्चुअल रिलेटिव मोशन, एक तरफ रिलेटिव मोशन है, एक तरफ रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी है। ये काइनेटिक या स्टैटिक है। सर जस्ट वहां पे लेकिन उस दो इंस्टेंट पे तो फ्रिक्शन रिलेटिव तो एक मोशन ही चीज जीरो है है ना, दो आंसर थोड़ी हो सकते ओके कि फ्रिक्शन स्टैटिक भी हो काइनेटिक भी हो, हाँ ये एक कुछ आंसर आएगा, है ना? तो हम इसको समझने के लिए क्या करते हैं कि स्लिपिंग हो गई नेट डायरेक्शन ले लीजिए। हाँ हाँ स्लिप तो हो ही रही है, तो वेलोसिटी, अरे हमें ये Net देखना है direction. कि रिलेटिव वेलोसिटी इनमें आ चुकी है, रिलेटिव वेलोसिटी 4j कैप है, तो फ्रिक्शन इस रिलेटिव वेलोसिटी को अपोज करेगा, दिस रिलेटिव वेलोसिटी, तो फ्रिक्शन पक्का काइनेटिक आएगा, फ्रिक्शन काइनेटिक आएगा, और ये इसको अपोज करेगा तो किस पे निकालना है? फॉर इज इन पॉजिटिव y, एक्सेलरेशन भी दे रखा है। सर ये आपने जो टेंडेंसी के कारण -x में भी फ्रिक्शन का था वो क्या आएगा? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अभी जीरो नहीं है आएगा, अभी नहीं आएगा, अभी नहीं आएगा, वो तो तब आता है जब वेलोसिटी बिल्कुल इक्वल हो जाती, तो आंसर आना चाहिए इसका r।
एक्स में भी आंसर तो है ही ना एक्सेलरेशन नहीं तो। है, हाँ, अभी नहीं, हाँ। अभी नहीं है। रिलेटिव मोशन तो पक्का हो ही रही है ना, वो But तो तब end- है। स्टैटिक फ्रिक्शन सिर्फ तभी आता है जब रिलेटिव मोशन ना हो, लेकिन रिलेटिव मोशन दूसरी डायरेक्शन में तो हो ही रही है। हम्म तो आर अकेला होना चाहिए इसका आंसर। क्या दिया है? ठीक ही दिया यार था। PR पी और आर एक ही चीज नहीं लिखी है, हाँ एक ही है। एक नहीं ही फ्रिक्शन एक, अरे एक ही है वो। एक ही है, हाँ एक ही जिस है, तरफ एक फ्रिक्शन है उसी तरफ ही है। एक्सीलरेशन। तो फिर उसी इंस्टेंट की बताना है मतलब फिर। हाँ, उस इंस्टेंट पे क्या आंसर आएगा ये पूछा गया, उस इंस्टेंट पे। वरना अदरवाइज तो कुछ तिरछा सा आता ना। कुछ देर बाद तिरछा हो जाएगा, बिल्कुल तिरछा होगा। हाँ मतलब मैं ये कह रहा हूं, अगर रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो हम्म देन ए रिलेटिव चेक करते हैं, इस चेक। मतलब ये कह रहा हूं कि अगर इसकी वेलोसिटी जैसे 2 है, इसकी 5 है और इसकी वेलोसिटी होती 4 है ना, इसका एक्सीलरेशन होता 10, इसका एक्सीलरेशन होता 2, तो भले ही नीचे का एक्सीलरेशन ज्यादा है लेकिन हम चेक क्या करेंगे? वेलोसिटी। तो इस पे फ्रिक्शन कहाँ आएगा? आगे। इस पे फ्रिक्शन आएगा पीछे। एक्सीलरेशन देखा ही नहीं हमने। ठीक। कब देखेंगे? जब फ्रिक्शन ये वेलोसिटी बराबर हो जाती। ठीक है, इसका रीजन यही है क्या कि उस मोमेंट पे एक्सेलरेशन को फर्क नहीं पड़ेगा उस इस मोमेंट पे चूंकि वेलोसिटी डिफरेंट है इसीलिए काम नहीं करेगा। हाँ, सेकंड क्वेश्चन में एक्सीलरेशन का रोल आएगा। सेकंड क्वेश्चन में वेलोसिटी सेम है लेकिन एक्सीलरेशन जो अलग है v का, तो इसी डायरेक्शन में आंसर आएगा फिर फ्रिक्शन के लिए। तो फ्रिक्शन का x कंपोनेंट भी आएगा y में। तो इसका आंसर इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सीलरेशन, इसका आंसर डिपेंड्स ऑन एक्सीलरेशन। ठीक, वंस अगेन इसका भी आंसर डिपेंड्स ऑन ए है, इसका भी डिपेंड्स ऑन ए है। ये नहीं आ रहा डिपेंड ऑन ये कैसे कह रहे हो। सर पहले वाले अगर में वेलोसिटी velocity रिलेटिव 0 हो देन ए रिलेटिव चेक होगा ना। बट ए पहले रिलेटिव वाले में आएगा ही जैसे क्यों? एक्स डायरेक्शन में सिर्फ तो फर्स्ट के एक्स डायरेक्ट फर्स्ट के एक्स डायरेक्शन में तो रिलेटिव वेलोसिटी 0 है, तो ऐसा थोड़ी होता है, फ्रिक्शन तो रिजल्टेंट वेलोसिटी के अपोजिट लगता है ना। फ्रिक्शन की Resultant डायरेक्शन क्या relative होती है? एक मिनट, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन क्या होती? काइनेटिक फ्रिक्शन this direction Opposite to opposite relative. अपोजिट टू वी रिलेटिव। रिलेटिव relative. लेकिन इफ अगर वी रिलेटिव ही 0 हो जाए Tendency है. तो हम क्या कहेंगे? फ्रिक्शन स्टैटिक है एंड इज इन डायरेक्शन ऑफ अपोजिट टू ए रिलेटिव। ये समझ में आया? हाँ सर. सेकंड कब? स्टेटमेंट जब ये 0 हो जाए तब। हाँ ठीक सर. ठीक, हाँ. तो आप कर लो। सर अगर वी रिलेटिव है ही नहीं तो फ्रिक्शन की टेंडेंसी बनी ही नहीं, तो आएगी क्यों अगर ए रिलेटिव आ अरे गया तो? टेंडेंसी का मतलब क्या होता है? फिर टेंडेंसी तो फिर वर्ड ही नहीं आएगा कभी। तो सर जब भी काइनेटिक फ्रिक्शन होगा तो वो हमेशा मोशन के अपोजिट लगेगा. बिल्कुल, हमें मतलब ही नहीं है बाकी क्या घटना घट रही है। ठीक सर. अगर काइनेटिक है तो रिलेटिव वेलोसिटी के अपोजिट है। एक्सीलरेशन का रोल तभी आएगा जब रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो जाए, तब टेंडेंसी हम चेक करेंगे। टेंडेंसी मतलब मोशन अभी नहीं हो रही है लेकिन कुछ देर बाद हो सकती है। हो सकती है. ठीक. ठीक है। तो ये है। और कई बार तो ए रिलेटिव भी 0 होता है, भी रिलेटिव भी 0 होता है, स्टिल फ्रिक्शन स्टैटिक हो सकता है। जैसे ये, इस पे 100 न्यूटन लगाओ, 5 किलोग्राम, म्यू की वैल्यू 0.9, म्यू की वैल्यू कुछ ज्यादा ले लो। इस पे कितना है? 50 नीचे है, 100 इंटू म्यू की वैल्यू ले लो 2। अब देखो 50 नीचे लगेगा, 50 ऊपर लगेगा, रुक जाएगा। अवेलेबल 200 है हमारे पास। तो इस दौरान सोचो, वी रिलेटिव भी 0 है, ए रिलेटिव भी 0 है, स्टिल एफ स्टैटिक तो है। सही है. Tendency को रोक. तो दरअसल अगर वी रिलेटिव 0 हो जाए तो हम कैसे चेक करते हैं? कि टेंडेंसी चेक करते हैं। और टेंडेंसी चेक करने का तरीका फ्रिक्शन 0 मान लो और मोशन चेक कर लो कैसी हो रही है। ठीक,
तो बताना है फिर ये। अब नेक्स्ट अब आ जाएगा। चलो 16th और 17 16 चले चले चलो 17 मतलब चलो ये तो 16 अगर किसी को दिक्कत हो तो डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक। 17 a cubical block of radius 1 of mass 1 is placed inside a tunnel. Coefficient of friction table starts rotating counterclockwise with angular acceleration 1 time after will start motion. देखो ये तय है कि रिलेटिव मोशन तो नहीं है, रिलेटिव मोशन नहीं है, इसका मतलब कोरियोलिस का लफड़ा नहीं है। कोरियोलिस का कब आता है? जब रिलेटिव मोशन होती है। तो ये तो तय है कि हमें जस्ट तो एक ही फोर्स आएगा सेंट्रीफ्यूगल, तो इस पे एक m ओमेगा भी तो स्क्वायर r, ये सेंट्रीफ्यूगल। और अगर ये अल्फा से एक्सिलरेट भी कर रहा है तो इस पे एक m इधर आएगा, देखते हैं किस तरफ एक्सिलरेट कर रहा है, लेफ्ट या राइट, कैसे क्लॉकवाइज घूम रहा है, बिल्कुल ऐसे आएगा। तो ये एरो उल्टा है, ए टेंजेंशियल। अब शायद ये कांस्टेंट है लेकिन ये वेरिएबल है, और अब इसका घूमना बंद हो चुका है, ये पक्का समझ में आया। ये स्टॉप किया, स्टॉप करोगे तो हमें रिलेटिव मोशन, स्टॉप करोगे तो स्यूडो आएगा, तो इस पे एक स्यूडो आया m ओमेगा स्क्वायर r, इसी को m अल्फा टी का होल स्क्वायर r लिख सकते हैं। और एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में m अल्फा r, ए टेंजेंशियल ये आएगा, आएगा उल्टी डायरेक्शन दोनों स्टूडियो है। कैसे घूम रहा है? ऐसे ही तो घूम रहा है, तो इधर सही तो लगा है, स्टॉप। अच्छा हाँ, ठीक। सही तो है, हाँ सही है सर। है ना? ग्रेविटी है नहीं है, ग्रेविटी मानी नहीं वो हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल प्लेन है। अरे तो Gravity है ग्रेविटी नहीं। नीचे से तो फ्रिक्शन लगेगा, हाँ वही हाँ gravity हैगी मानी। ग्रेविटी है ना। हैगी है। हाँ, तो हैगी। यहाँ दो नॉर्मल रिएक्शंस आएंगे, एक नॉर्मल रिएक्शन इधर आएगा और एक नॉर्मल रिएक्शन इधर आएगा, ये जिला हाँ एक इधर आएगा परपेंडिकुलर, झिल गया। हाँ तो दो फ्रिक्शन आएंगे, एक इधर से आएगा एक इधर से आएगा, दोनों फ्रिक्शन को हमें झेलना पड़ेगा, और इनको मूव कराने वाला कौन है? ये। हाँ। तो इस तरफ m अल्फा टी का होल स्क्वायर इंटू आर माइनस इसका कॉस या साइन जो भी एंगल दे रखा होगा, ये थीटा ले इसका लेते भी cos। हैं, इसका कॉस थीटा माइनस m अल्फा आर का साइन थीटा, हाँ और शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू फ्रिक्शन, और सारे फ्रिक्शन है friction का म्यू एम जी प्लस म्यू टाइम्स, ये जोड़ो m अल्फा टी का होल स्क्वायर आर साइन थीटा प्लस m अल्फा आर कॉस थीटा। ये समझ में आया? हाँ बिल्कुल। ये बनेगा सॉल्व करने पर। अब वही है, ग्रेविटी का रोल शायद लेना होगा, सर्कुलर हाँ, ग्रुप लिया तो हाँ नहीं लेना है, है। लिया तो हाँ लेना है उससे है। हाँ रेक्टेंगुलर ग्रुव है, इसीलिए दो फ्रिक्शन आएंगे। ये इक्वेशन लिख लो फिर अपने, और चाहो तो आ स्क्रीनशॉट गया ले लो। आंसर इसी से। अब यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, इसमें सर आपने अल्फा को उसमें स्यूडो फोर्स लेके सॉल्व किया, हाँ अगर स्यूडो नहीं लेते तो उसका रोल सिर्फ उसमें आता, क्या बोलते, सिर्फ इक्वेशन में आता, मतलब फोर्स की इक्वेशन में आता, उसमें नॉर्मल रिएक्शन में नहीं आता उसका रोल। क्यों नहीं आता? तो फिर सेंट्रीपिटल लेते, फिर सर्कल में घूम रहा होता। स्यूडो उसका ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल का ठीक है, बट लेकिन एमए की बात कर रहा हूँ। अरे यार एक धक्का इधर है एक धक्का इधर है, ये दो क्यों नहीं लोगे तुम? नहीं स्यूडो तो दूसरा दो वाले है कह ना। रहा हूँ, दूसरे वाले का तो मैंने उसको उसके वाली इक्वेशन में लिखा था, वो नॉर्मल अल्फा एक्सेलरेशन की। अरे यार जब तुमने इसको स्टॉप ही कर दिया तो इक्विलिब्रियम में आ गया ना। स्टॉप नहीं किया था ना, तो बिना उसको रोटेटिंग फ्रेम में ही सॉल्व करा था। तो ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहाँ चला गया? वो इक्वेशन इसमें नहीं लिख सकते, जैसे उसमें जो नेट हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को एम ए के बराबर नहीं कर सकते।
कौन सा एम ए? मतलब नेट उसके डायरेक्शन में फोर्स होगा उसका एम के अलावा नहीं कर सकते क्या? ए क्या है? ए क्या है यहाँ एम ए में? ए क्या चीज वो है? ए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो फिर तुम सेंट्रीपिटल से कर रहे हो, तुम्हें पता ही नहीं चल रहा है। तुम ये ग्राउंड के फ्रेम में सॉल्व कर रहे हो। फिर तुम ये कह रहे हो ना कि इस पे एक स्यूडो लगाया, एक फ्रिक्शन लगाया, ये ऐसे था तो इसका तुमने एक्सीलरेशन अल्फा आर माना, ये कह रहे हो ना। हाँ और तुम्हें पता नहीं चला है, तुमने ये स्यूडो भी अच्छा नहीं लगाया ठीक है। है, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन के साथ तुमने मान 2 एक्सीलरेशन माने, एक ओमेगा स्क्वायर आर। अच्छा हाँ ठीक है मैंने गलत तुमने मान फिर न्यूटन्स लॉ लगाया है, हाँ यही सेकेंड लगा लॉ। मैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ लगा रहा हूँ। स्टॉप किया तो 2 स्यूडो ट्रांसफर हुए। फिर रिपीट कर रहा हूं, एक स्यूडो ये ट्रांसफर हुआ, आर मेरा ये वाला है, और एक स्यूडो ये वाला ट्रांसफर हुआ, एम अल्फा आर। लेकिन इसके चक्कर में नॉर्मल रिएक्शन आ गया एक ये, और एक नॉर्मल रिएक्शन वर्टिकल डायरेक्शन में भी है। अब यहां रेक्टेंगुलर ग्रूव लिखा है, रेक्टेंगुलर ग्रूव लिखा है कहीं, इस वजह से ये 2 नॉर्मल रिएक्शन आएंगे। ये थोड़ा समझने की कोशिश करना, ये ट्रिकी सा है थोड़ा समझाना, क्योंकि इसका फिगर बनाना ज्यादा। ये ऐसा था। अब देखना, वो ब्लॉक जो हमारा है वो कुछ ऐसे रखा है। ये फिगर समझ में आया? तो इस पे जो 2 नॉर्मल रिएक्शन आएंगे, एक नॉर्मल रिएक्शन N1, एक N2। नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर है, लेकिन क्या फ्रिक्शन परपेंडिकुलर है? नहीं। सोचो फ्रिक्शन दोनों के ऐड हो जाएंगे। सोचो दोनों सरफेस पे जहां भी तुम फ्रिक्शन विक्शन की बात करोगे, एक नॉर्मल रिएक्शन बॉटम सरफेस पे, हाँ इसका फ्रिक्शन भी पीछे है, एक बैक सरफेस पे है, उसका फ्रिक्शन भी पीछे है। इसीलिए टोटल फ्रिक्शन में हमने म्यू N1 प्लस म्यू N2 ये लिख दिया। क्लियर? लेकिन जरा इसी में सोचो कि अगर ग्रूव सर्कुलर होती और अब ये बॉल हमारी ऐसी होती, तो यहां पे जो 2 नॉर्मल रिएक्शन लगते हैं उनका रिजल्टेंट एक नॉर्मल रिएक्शन आता, एक फ्रिक्शन आता, और वो फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू N1 स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर का अंडर रूट होती। बॉल है तो सर दो जगह कांटेक्ट ही नहीं हुआ, एक ही जगह। अरे तो वही तो रिजल्टेंट एन के अलोंग कांटेक्ट होगा ना। हाँ इस एन को रिजॉल्व नहीं कर सकते दो में, एक ऊपर एक ऊपर, वैसे है ना। तो 2 फ्रिक्शन रेक्टेंगुलर है, इसीलिए 2 नॉर्मल रिएक्शन आए और फ्रिक्शन उनके डायरेक्ट ऐड हो गए। लेकिन अगर ये सर्कुलर ग्रूव होती और सर्कुलर ऑब्जेक्ट होता तो एक सिंगल नॉर्मल रिएक्शन, एक सिंगल फ्रिक्शन आता। वो डायरेक्ट ऐड नहीं। नीचे में N1 N2 N के कंपोनेंट्स बोल रहा ना। हाँ, एन के कंपोनेंट्स N1 N2। मतलब क्वेश्चन अगर ऐसा होता, देखो किसी को ये सर्कुलर ऐसा है, ये एक रिंग है ना, इसको रोटेट किया अल्फा से, और अब पूछा ये कब स्लिप कर जाएगा ग्रेविटी इधर, व्हेन इट स्लिप्स, ये होता। तो अब जब आप करोगे तो इस पे 2 स्यूडो आएंगे। सोचो नॉर्मल रिएक्शन 2 तरह के आएंगे, क्योंकि इसका टॉप व्यू देखो, तो टॉप व्यू हमें ऐसा दिखेगा, रोटेट ऐसे कर रहा है, तो इस पे एक स्यूडो एम अल्फा आर आएगा, MG का आएगा और एक इसका आएगा। एक mg आएगा, एक m ओमेगा स्क्वायर आर आएगा। हाँ पक्का? तो 2 नॉर्मल रिएक्शन आते, लेकिन इस बार 2 नॉर्मल रिएक्शन का फ्रिक्शन जुड़ेगा नहीं, नॉर्मल रिएक्शन का रिजल्टेंट आएगा और उससे फ्रिक्शन जुड़ेगा। तो ये जो फ्रिक्शन होगा, या इस पे 2 नॉर्मल रिएक्शन नहीं आएंगे, एक आएगा जो mg का स्क्वायर और m अल्फा आर के स्क्वायर का रिजल्टेंट होगा। M अल्फा जी सर। फ्रिक्शन आएगा म्यू mg का स्क्वायर m अल्फा आर का होल स्क्वायर का अंडर रूट शुड बी लेस देन और इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर। हाँ सही है। इक्वेशन बनेगी। लेकिन इसी क्वेश्चन में अगर ये सिस्टम ऐसा होता, समझने की कोशिश करना। एक बार अंडर रूट वाला था, दूसरा अंडर रूट में क्यों? अरे तुम दो चीजें देख लो, तुम्हें खुद समझ में आ जाए। कंपोनेंट नहीं दूसरे में ये सिस्टम अगर ऐसा होता, एक ब्लॉक ऐसे रखा होता, ये ब्लॉक होता,
तब इसमें आता म्यू एम जी प्लस एम अल्फा आर शुड बी एम ओमेगा स्क्वायर आर। सोचने की कोशिश करो, हो सकता है तुम्हें खुद ही समझ में आ जाए, क्योंकि इसमें दो अलग अलग नॉर्मल रिएक्शन के कांटेक्ट होंगे। दो सरफेसेस हैं इसमें दो नॉर्मल रिएक्शन होंगे, इसमें एक नॉर्मल रिएक्शन होगा, एक कांटेक्ट होगा, इसमें दो कांटेक्ट होंगे। सही है। सोचो अच्छे से। हाँ यस सर एमजी वाले का नहीं, पर वाला क्योंकि इसमें क्या होगा, ये वाला नॉर्मल रिएक्शन एमजी को बैलेंस करेगा, लेकिन एक और नॉर्मल रिएक्शन एन होगा जो इसको एम ए देगा, एम अल्फा आर देगा, तो दो एन आएंगे ना, N1 N2, लेकिन इनके फ्रिक्शन ऐड हो जाएंगे, फ्रिक्शन दोनों के पीछे आएंगे। सेकंड वाले में सिलेंड्रिकल है, सेकंड कौन सा इनमें से? वो नीचे जाओ जिसमें रोटेट कर रिंग को रोटेट। एक रेक्टेंगुलर, एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। अच्छा अच्छा, फिर ठीक है। ठीक है, इसीलिए यहाँ रेक्टेंगुलर ग्रूव लिखा हुआ था। ठीक है, ऐसे समझ लो ना, और भी आसान केस से, जैसे कि ये होता इंक्लाइन प्लेन किसी अल्फा पे, इस पे हमने एक ब्लॉक रखा हुआ है, ये ब्लॉक है, तो अब इस वाले ब्लॉक पे जब ये नीचे mg sin थीटा आएगा, लेकिन यहां दो नॉर्मल रिएक्शन आएंगे, सोच पा रहे, लेकिन उनका फ्रिक्शन ऐड होगा। नॉर्मल रिएक्शन भले ऐसे हो, लेकिन इसी की जगह अगर ये ट्यूब होती और इस ट्यूब में कोई बॉल जा रही होती, तो एक ही नॉर्मल रिएक्शन आएगा ना। ठीक, चलो क्वेश्चन 18 चले सर आ गया, लो आ गया, वही क्वेश्चन आ गया, वही आ गया, वही आ गया, वही आ हाँ गया। हो गया सही। हो गया था, तो यहां हाँ। से देखा होगा, तो यहां से देखते तो हमें ये कुछ ऐसे दिखता, इस पे नॉर्मल रिएक्शन हमें दो दिखते, N1 N2, बाय सिमेट्री शायद सेम हो या जो भी हो, लेकिन इनके फ्रिक्शन अगर होंगे तो पैरेलल होंगे। क्लियर? तो 6 रखा तो बस सॉल्व कर दीजिए आंसर। हाँ, इसका आंसर छह आ छह रहा आ था। रहा So the था। block placed on a bracket, the bracket is placed unconstrained on a smooth floor, it is pulled by, okay, bracket को pull कर रहे हैं फ्रिक्शन F6i cap से, x axis के लॉन्ग, block is projected with velocity v0 as shown in figure, okay, time in which टप्पा, तो इस पे एक नॉर्मल रिएक्शन इधर आएगा जो कि m into 6 होगा, एक नॉर्मल रिएक्शन यहाँ आएगा ऊपर जो कि m into g होगा। क्लियर? दो फ्रिक्शन आएंगे, फ्रिक्शन क्या है, एक स्मूथ है, एक स्मूथ है, ओके, मान लो रफ होते तो दो आते, F1 और F2 दो आते। बस मैं इसी से वो चीज एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं, इसी की जगह ये एक सर्कुलर होता और हमने F इधर दिया होता, तो इस बॉल पे जब हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते, है ना, जैसे ये नॉर्मल रिएक्शन उल्टी डायरेक्शन में लिख दिया इधर है, तो इस पे आता एक ही, बस उसी का ये वाला n और ये वाला n दो अलग अलग कंपोनेंट की काम करेगी, तो ये ny होगा जो कि mg का काम करेगा, ये nx होगा जो ma का काम करेगा, लेकिन फ्रिक्शन एक ही आएगा, और यहाँ फ्रिक्शन आएगा म्यू mg स्क्वायर प्लस m इंटू 6 स्क्वायर अंडर रूट, झिला। लेकिन यहाँ जो फ्रिक्शन आएगा म्यू mg अलग और m6 अलग। अब समझ गया मैं क्या कहना चाह रहा था पिछले फिगर में? जी सर। हाँ चलो फिलहाल अब हम देखते हैं क्या है, तो एक नॉर्मल रिएक्शन इधर, एक नॉर्मल रिएक्शन इधर, ये नॉर्मल रिएक्शन mg, ये m इंटू 6, फ्रिक्शन कितना है? 6 के लिए केवल 6 होगा ना, 4 से भी है। क्यों? सर 4 सीधे तो एक्सीलरेशन कुछ देखते हैं निकालना पड़ेगा, मैं सोचा था एक्सीलरेशन m ले लो। चलो फ्रिक्शन, रफ सरफेस कौन सी है? ये वाई वाली, वाली y वाली रफ है, तो इस पे जो फ्रिक्शन आएगा म्यू m a आएगा, वेलोसिटी v0 है, तो इसका रिटार्डेशन आएगा म्यू a,
ये रिटार्डेशन होगा। ए की वैल्यू अपन देख लेंगे कितनी है, ए की तो सिस्टम मान के हम निकाल लेंगे, है ना। मासेस दे रखे 1 और 5, हाँ। तो ए की वैल्यू 1 है। देखो तो इसका रिटार्डेशन जो है म्यू इंटू 1, म्यू कितना है 0.5, वेलोसिटी वी नॉट कितनी है 5, वी नॉट कितनी है 5, तो 10 सेकेंड में रुक जाएगा। और क्या क्या पूछा, तो 6 नहीं है आंसर। 5 दिया है। 6 वेलोसिटी किस डायरेक्शन, क्या बोल रहे हो? नहीं वो ब्रैकेट भी तो मूव करेगा ना साथ में, वो मूव कर तो सकता है। रिलेटिव ही तो दिया है, रिलेटिव ही तो दिया है, ब्रैकेट के रिस्पेक्ट में ही वी नॉट दिया है ना, तो ब्रैकेट को हमने स्टॉप कर दिया। सब सेम ही ब्रैकेट को स्टॉप करो, 6 आया ना। है ना, तो ब्रैकेट को स्टॉप करो, तो इसके पास क्या बना, इसके पास एक फोर्स इधर आया एम ए नॉट, एक फोर्स इधर आया एम जी, एक फ्रिक्शन आया पीछे, तो ये तो नॉर्मल रिएक्शन ने बैलेंस कर लिया, इस नॉर्मल रिएक्शन ने बैलेंस कर लिया, तो इकलौता जो अनबैलेंस फोर्स बचा वो फ्रिक्शन है। तो इसके रिस्पेक्ट में इसके पास एक ही रिटार्डेशन है म्यू ए नॉट, इसके रिस्पेक्ट की वेलोसिटी वी नॉट है, तो टाइम वी नॉट बाय म्यू ए नॉट। 10 सेकेंड आ गया, 6 आ गया आंसर। एमजी कौन सा एम जी? एमजी जेड में लेते, मैं वाई में लेते। एम जी पता नहीं किस में, मैंने तो वाई में लिया। वही समझ नहीं आया। म्यू ए नॉट नहीं, ये हॉरिजॉन्टल लिखा तो है, ब्रैकेट इज प्लेस्ड अनकंस्ट्रेंट ऑन अ स्मूथ फ्लोर, तो ये स्मूथ फ्लोर है, और क्या इसी को फ्लोर माना हमने, ग्रेविटी ऐसे मानी। चलो आगे बढ़ो, पीछे आंसर कुछ और है, 6 नहीं है। नहीं चलो क्वेश्चन 20, चलो 20 देयर इज अ पैराबोलिक शेप, हो गया। Yes, sir. जो फॉर्मूला लगाना था। आगे बोलो, ये नहीं दिया। एक ही शेप दी थी क्या WP वैसे उसमें है तो नहीं, इसमें? उसमें शेड्यूल शेड्यूल में शेड्यूल पे है इसी इसी के साथ उसमें वही लिखा था पार्टिकल डायनेमिक्स 1 और 2, तो शायद यही तो शीट्स ऑफ थी। मोमेंटम है उसको। 3 और 4 साथ में भी शीट बनी 3 और 4 लगी है साथ में होनी चाहिए लॉजिकली, तो साथ ये में बात वही, क्योंकि छोटी छोटी थी दोनों। 10 क्वेश्चन की तो है, होनी तो इसी का पार्ट चाहिए, लेकिन अभी बच्चे बोलेंगे हमने सर्कुलर भी नहीं है। नहीं लगाई। नहीं करिए। चलो चलो, ये बताओ सेंटर ऑफ मास कहाँ है इसमें, इसी का पार्ट है क्या? अगला है मुझे तो ये देख रहे हैं कोलिजन। अगला तो इलेक्ट्रिक शेड्यूल में नाम थोड़े नहीं दिख रही। सिस्टम ऑफ मुझे दिख रही है, मुझे लग रहा है ये नहीं है सेंटर ऑफ मास के क्वेश्चन, ये देखो एक सेक्टर पास में नहीं सर, ये तो इम्पल्स क्यों, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, सिमेट्री कुछ लगेगा, हाँ थोड़ा थोड़ा है हो आगे तो सकता है पूरा WP सही हो जाए। ठीक ठीक ठीक, दोनों से ऊपर लिखा है। NLM भी लगा देते हैं। चलो मैंने दिया नहीं तो अब दे वो दूंगा, आगे है सर, आगे है। अब दे दूंगा। तो नेक्स्ट बस यही वाली करनी है ना, थर्ड वाली? नहीं 2, थर्ड में 10 ही क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन दूंगा क्या मैं? अच्छा ठीक है। चलो वो सेंटर ऑफ मास GR5 रुक जाओ, रुक जाओ, अलग से GR3 में क्या है, कितने क्वेश्चन? 14। हाँ 14 देख लीजिए। अगले पे टेस्ट भी डिस्कस करना है। टेस्ट भी होगा। अब मुझे उससे कोई मतलब नहीं, अब 10 वाला देखता हूँ मैं एक और। परसों अरे ये तो बहुत बड़ी खत्म ही नहीं हो रही, एक आगे से लेता हूँ एक पीछे से लेता हूँ, लफड़ा खत्म करता हूँ, कंफ्यूजन कम होगा। ये अपन देख चुके थे ना, स्क्रीन नहीं है, स्क्रीन नहीं है, स्क्रीन शेयर करी तो है मैंने, व्हाइट बोर्ड है। व्हाइट बोर्ड ओके अब स्क्रीन है, तो दे दिया मैंने मॉडर्न फिजिक्स, और क्या 20 क्वेश्चन मॉडर्न फिजिक्स के, 10 उसके। की कॉपी भी
सर हाँ जो 19th क्वेश्चन था अभी चल रहा था जिसका 6 आ रहा था मतलब हाँ उसका जब सॉल्व किया था मैंने वी नॉट मतलब वो रिलेटिव वेलोसिटी इनिशियल की दी है मतलब इनिशियल वी नॉट हाँ है। हाँ अब अपन जो एक्सेलरेशन दोनों का अलग अलग आएगा मास अलग अलग है तो एक्सेलरेशन अलग अलग आएगा क्यों? मास अलग अलग है उस डायरेक्शन में तो सेम ही आएगा ना। फिर आंसर भी 5 ही होगा ना उसका, क्यों? 5 आ रहा था मतलब 5 ही आ रहा था आ रहा था। कैसे सर 5 उसमें। आ रहा था? सर दोनों साइड मतलब फ्रिक्शन V0 लगेंगी ना, नहीं मतलब वो नीचे सिस्टम तो मान के चलेंगे ना। नीचे तो स्मूथ है ना। हाँ नहीं नीचे स्मूथ ही नहीं है। नीचे स्मूथ है, हाँ लेकिन वो अपन फ्रिक्शन 3/5 एक्सेलरेशन आएगा। क्या? जो फ्रिक्शन आएगा ब्लॉक पे वो 3/5 होगा। क्यों? एक्सेलरेशन 6/5 का हुआ नीचे बड़े वाले मास का। हाँ एक्सेलरेशन तो कंबाइन है ना दोनों का, सिस्टम मान के आएगा ना। Pseudo के लिए बन तो आएगा। दोनों का बराबर है यार। हाँ नहीं जब अपन ने रोक दिया उसके बाद जो छोटे वाला ब्लॉक है उस पे फ्रिक्शन मतलब सूडो की वजह से फ्रिक्शन आएगा वो दोनों पे आएगा। जो उस फ्रिक्शन की वजह से एक्सेलरेशन आएगा वो अलग अलग आएगा। वो तो हाँ। अभी इस तो वो डायरेक्शन में आएगा ना, तो वो तो फ्रिक्शन तो वही पूछा जा हमने रहा है। फोर्स तो इसमें लगाया ना। सर तो रिलेटिव जीरो करना ओके है, ओके, ये इनफाइनाइट मास नहीं। ओके ठीक, मैं सही कह रहे हैं बच्चे मूवेबल ये है। कह रहे हैं। हाँ वो क्या है कि हमने इसको इसको रेस्ट पे मान लिया था ना, लेकिन ये हाँ रेस्ट पे नहीं था। मूवेबल है। हाँ हाँ ओके ओके, बिल्कुल सही कह, वहां तक हमारा बिल्कुल सही है कि इस पे फ्रिक्शन इस पे आएगा, इस मेंटेन पे करो। फ्रिक्शन आएगा। तो इसका एक्सेलरेशन हम निकाल चुके थे, कितना आया था? म्यू एम ए, और इसका आएगा म्यू एम ए बाय 5, तो इसका आया था शायद 0.5, तो इसका आएगा 0.1। इसका नहीं लिया था, इसका हमने कांस्टेंट मान लिया था। तो ए रिलेटिव लेना पड़ेगा जो कि 0.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। अब 5 आएगा, ठीक है। समझ गया ना क्या एक बार दिक्कत थी? हमने वेज का एक्सेलरेशन नहीं लिखा था। वेज के पास एक पीछे एक्सेलरेशन होगा, इसके पास आगे होगा। एक बार 20 वाला बोल दीजिए बस थोड़ा सा ऊपर। Parabolic shape bridge along the mass by the car highest point. Force mg minus n equal to mv square by r से नहीं आया? हाँ वही था आर क्या मान r देखें रेडियस यहाँ ऑफ पे पैराबोला की रेडियस ऑफ कर्वेचर। पॉइंट ए पैराबोला की रेडियस ऑफ कर्वेचर y स्क्वायर इक्वल टू नहीं ठीक ठीक 4ax, ठीक 2a होती है रेडियस, या है ना? फिर सब वाला फॉर्मूला है ना लंबा वाला, कौन सा? वो जो लंबा वाला फॉर्मूला होता है डी। हाँ d2y बाय, उससे भी कर सकते हैं। इससे पैराबोला की इक्वेशन आ जाएगी ना h और d से। ऐसे सोचो, वो इसको y इक्वल टू ओरिजिन मानो, ज्यादा आसान तरीका ये है। तो ये y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर है, हाँ ठीक है। लेकिन y k की वैल्यू चाहिए अपन को, तो y इज इक्वल टू k, ये d/2 है। x की वैल्यू d/2 रखने पे y की वैल्यू h आती है, तो k की वैल्यू ये उठा के छाप दें, तो k की वैल्यू कितनी? h अपॉन d/2 का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना बना? 4h बाय डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर को डी स्क्वायर बाय 4hy, इसको y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax से कंपेयर करो, तो 2a की वैल्यू डी स्क्वायर बाय 8h आ गई। यही रेडियस ऑफ कर्वेचर। या तो ऐसे, या याद कर लो y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर का y डैश इस समय 0 है, y डबल डैश 2k है, तो इसकी 1/2k। वो फॉर्मूला याद आया? 1 प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर का 3/2 बाय वाई डबल डैश। तो न्यूमरेटर 1 हो गया, ये वाई डबल डैश तो 1/2k। ठीक। सर एक एनएलएम के क्वेश्चन पूछना था, अगर हमारे पास 3 पुली है और 3 मासेस है, या फिर सॉरी 2 पुली है, 2 पुली के बीच में एक मास है और अगल बगल पुली के
एक एक मास है, तो जब हम वो जुगाड़ लगाते हैं ना एक्सीलरेशन फाइंड करने के पूरे सिस्टम के, तो जो बीच वाले मास का रोल आएगा वो 2mg आएगा कि mg आएगा? कौन सा है ये, क्या चीज है ये? अगर 2 पुली बना लीजिए आप एक बार। तो सर होमवर्क तो दिया आपने, कौन सी करनी है? क्या? कौन सी जीआर करनी है होमवर्क के? वो तो ठीक है, ये क्या कह रहा है पहले बच्चा? ये सर 2 2 पुली पुली 3 पुली, 2 पुली बना लीजिए। तो 2 पुली कहाँ भी बना सकते हैं लोग, 1 हाँ, करोड़ उस तरीके हैं, कौन सा है? नहीं, जैसे आपने इनिशियली बनाया हुआ है, हाँ उसके बीच में एक मास लटका दिया थ्रेड से, और हाँ उसी थ्रेड से हमने 2 अगल-बगल मास लटका दिए ईदर साइड ऑफ पुली के, हाँ है ना? तो जब हम बीच वाली जो जुगाड़ लगाते थे ना टोटल ए निकालने का सिस्टम का, m1g + m2g - m3g टाइप का, ये डिवाइड कौन द सी जुगाड़ कंबाइंड। थी? ये हमने कब पढ़ी? वो तो मेरे सिर्फ साथ तभी करते थे जब सबका आंसर एक ही टर्म में लिख लें हम। यहाँ हाँ, तो ए और ए सेक थीटा टाइप के आएंगे ना, इसका नहीं ये एंगल में नहीं मान Calculate रहे, करेंगे तब एंगल में नहीं मान रहे। ऐसा, ये ऐसा भी नहीं, ऐसा कैसा एंगल नहीं है, बीच में एक को पुली लगा के उससे एक मास लटका दीजिए, उसमें एंगल नहीं आएगा शायद। ओके, ये कह रहे हो? हाँ, ये ये चीज, ये हाँ, हाँ, तो इसमें अगर हम लगाएंगे और बीच वाले मास का जो रोल लेना है वो क्या लेंगे? ये जुगाड़ कौन सी है, मुझे ये तो समझाओ, कौन सी जुगाड़ मैंने बता दी ये, जो मुझे तो नहीं कोफिशिएंट पता। वाली टोटल एक्सीलरेशन ए निकालते हैं, m1g - m2g + वो सिर्फ m3g। तभी करते हैं जब सबके एक ही टर्म में आंसर निकल आए, लेकिन नहीं निकलेगा यहाँ, जुगाड़ काम नहीं करेगी। A1 A2 A3 क्या सिंगल वेरिएबल के टर्म में लिख सकते हो? a1 a2 a3 को नहीं लिख सकते ना। नहीं लिख सकते। अरे कैसे यार एक सिंगल वेरिएबल में लिखा जाए? अच्छा, ठीक है। नहीं, वो तो तभी था जब 2 ही एक्सीलरेशन हो, यहाँ पे स्टॉप्ड हो, तब A2A लिख लेते थे और कोएफिशिएंट मिल जाएगा, इसको A, इसको 2A, तो कोएफिशिएंट 2 मिल जाएगा। ठीक है, तो उस वाले केस में भी अगर हम m2 का रोल लेना चाहते हैं वो तो 2 m2g मासेस आएगा। के लिए ही काम आता है, सीधी बात है, वो 2 मासेस के लिए ही काम करेगा। तो सर इसके लिए इक्वेशन लिख दीजिए, क्या लिखेंगे? इंडिविजुअली तीनों की अलग अलग लिख लो, एलिमिनेट कर दो। डायरेक्ट वाली नहीं लिख सकते? बिल्कुल नहीं, लिखते तो बता नहीं देता मैं। नहीं, वो स्टॉप वाली केस में आपने बताया ना नहीं, जिसमें कैसे नहीं, ये करना है T और T के टर्म में लिखो, A1 सर। + A3 = 2A2 और T के टर्म में वैल्यू उठा के छाप दो, ठीक है, ये ऐसे करके T एलिमिनेट कर दो। ओके, ये काइंड ऑफ नोड मेथड जैसा ही है। हाँ समझते हैं। चलो सर वो चलो, तो सर्कुलर सर, मोशन में एक दो ही चीजें हैं याद रखने वाली। एक तो हमेशा क्या है कि कंटिन्यूअस सिस्टम के लिए लगाओगे तो सर्कुलर मोशन में हमेशा सेंटर ऑफ मास लेना पड़ेगा। जैसे ये है, ये इसके अबाउट अगर घूम रहा है तो सेंटर ऑफ मास ढूंढो, तो इस पे F नेट कितना आएगा, m ω² r सेंटर ऑफ मास। पक्का समझ गए? सही बात है। ऑब्वियसली इसका ये रेडियल कंपोनेंट है, इसका एक टेंजेंशियल भी हो सकता था, m α r सेंटर ऑफ मास। पक्का समझ गए? तो ये हम सेंटर ऑफ मास की इक्वेशन के लिए लिखेंगे, एक इसमें ये पॉइंट था। ठीक, दूसरा पॉइंट ये था कि सर्कुलर मोशन को सॉल्व करने के लिए जुगाड़ थी हमारी कि पहले प्लेन ऑफ सर्कल ढूंढो। ठीक है, फोर्सेस परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन मस्ट गेट कैंसिल्ड, हिला। जी सर। और फोर्सेस इन प्लेन, इनको रिजॉल्व करो दो डायरेक्शन में, रेडियल एंड टेंजेंशियल। तो रेडियल सेंट्रिपिटल देने का काम करेगा, ये टेंजेंशियल देने का काम करेगा। और थर्ड और लास्ट पॉइंट इसमें था कि स्यूडो कब लेना है। तो दरअसल 3 तरह के स्यूडो आएंगे, एक m ω² r, एक m α r और एक 2m ω×r, ω×v। याद रखने की जरूरत नहीं, ये कोरियोलिस, ये नॉर्मल स्यूडो है। ठीक है, ये सेंट्रीफ्यूगल है और ये टेंजेंशियल वाला अगर आया तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है उसका। ठीक, और v क्या है, v रिलेटिव। तो जनरली इफ v रिलेटिव इज 0 देन ऑब्वियसली ओनली सेंट्रीफ्यूगल लेना है अपन को।
ये दोनों ही सेंट्रीफ्यूगल के पार्ट हैं, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर आर और अल्फा। कोरियोलिस जनरली आता नहीं है, रिलेटिव वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है तो वर्क तो करेगा नहीं। ओमेगा क्रॉस वी है, वी क्रॉस ओमेगा है, वो मैं ऐसे याद रखता हूं कि एक डिस्क अगर घूम रही है ओमेगा नॉट से और एक पार्टिकल जो है वो फ्रिक्शन जीरो है, तो ग्राउंड फ्रेम में क्या आएगा? स्ट्रेट लाइन। फोर्स भी जीरो, अरे कुछ नहीं होगा, अपनी जगह रखा रहेगा। अपनी जगह रहेगा। लेकिन डिस्क फ्रेम में क्या होगा? तो डिस्क को स्टॉप करोगे तो ये हमें ऐसे घूमते हुए दिखने लगेगा। तो डिस्क फ्रेम में ये रोटेट कर रहा है, तो लेकिन इस पे स्यूडो बाहर है, ये कौन सा है? सेंट्रीफ्यूगल। अरे कोरियोलिस अंदर आएगा रे। और सोचो F कोरियोलिस माइनस F स्यूडो सेंट्रीफ्यूगल इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर। अदरवाइज सेंट्रीपिटल कौन दे रहा है? तो ये 2m ओमेगा स्क्वायर आ रहा है। अब बस हमें डायरेक्शन देखनी थी, तो देखो ओमेगा की डायरेक्शन क्या थी? हमारी तरफ। v रिलेटिव की डायरेक्शन क्या है? नीचे। तो ओमेगा क्रॉस v रिलेटिव बाहर है, तो v रिलेटिव क्रॉस ओमेगा होगा, तो ये उल्टा लिखा है। जी। अब आया? ही रिलेटिव हमारी तरफ क्रॉस ओमेगा, सही है ना? सही है। ये अच्छा उल्टा है, ओके। तो बस पूरे सर्कुलर में एक यही चीज बस ध्यान रखनी थी, ठीक? और सर वो फॉर्मूला था ना वर्टिकल सर्कुलर मोशन में, वर्टिकल वो कौन सा? साइन इनवर्स k by 3। ये मिटा दूं? तो v रिलेटिव रिस्पेक्ट होता है, ही रिलेटिव इसके रिस्पेक्ट का है कि इसको क्या दिख रहा है? कौन सा कह रहे हो? ओमेगा में सर्कुलर में तो वो k-2/3, तो वो इसका अंडर रूट kgl होगा, तो ये k-2/3 पे सिलेक्ट करेगा। ठीक है, वो ऐसे है ना, एनर्जी का डिफरेंस से बाय 3 जैसे निकालो, वो सॉल्व करने पे आई थी दो इक्वेशन, नॉर्मल रिएक्शन जीरो किया था ना, दो इक्वेशन बनाई। सर ये जो कोरियोलिस वाला है, तो वो आप उससे बता दीजिए कि डिस्क का ओमेगा 1 है और ब्लॉक का ओमेगा 2 है, तो फिर ओमेगा ब्लॉक का ओमेगा 2 क्यों होगा? ब्लॉक तो ट्रांसलेट कर रहा है ना। नहीं, इन केस मैंने ब्लॉक को ओमेगा 2 दे दिया, वो रोटेट कर रहा है। नहीं, बात ही नहीं है, वो तो उस इंस्टेंट पे तो ट्रांसलेट ही कर रहा होगा ना। हम तो उसके सेंटर ऑफ मास के लिए इक्वेशन लिख रहे हैं, सेंटर ऑफ मास थोड़ी रोटेट कर सकता है। अगर वो किसी का रोटेशन भी कर रहा है तो उस इंस्टेंट पे तो उसके पास एक कंपोनेंट होगा ना, जहां भी होगा हम उस वेलोसिटी को लेंगे। तुम ये कह रहे हो ना कि अगर डिस्क घूम रही है ओमेगा 1 से, ब्लॉक घूम रहा है ओमेगा 2 से, तो डिस्क को स्टॉप किया तो इसके पास आ गई एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2, ये आ गई। ठीक है, तो इसके पास v रिलेटिव कितनी आ गई? ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 इंटू आर। तो एक स्यूडो आएगा कितना? m ओमेगा 1 स्क्वायर आर। एक कोरियोलिस आएगा m ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 इंटू आर माइनस ओमेगा 1 क्या है? v रिलेटिव क्रॉस ओमेगा। अब इसमें ओमेगा कौन सा आएगा? डिस्क का ब्लॉक का आएगा? इसका खुद का फॉर्मूले में ओमेगा 1 जो था, ओमेगा 1 है ना। ठीक है, समझ गया। मतलब ओमेगा 2 का यहाँ कोई रोल है ही नहीं, ओमेगा रिलेटिव कुछ नहीं होगा। तो ले तो लिया यार ये रिलेटिव वेलोसिटी में। चलो, स्यूडो में m ए एक्सीलरेशन खुद का आता है ना फ्रेम का, तो ओमेगा 1 का स्यूडो आएगा, ये ओमेगा 2 का नहीं। ओमेगा 2 का रोल आएगा कोरियोलिस में। ओके, तो v रिलेटिव 0 है तो भी आएगा ये? अब v रिलेटिव कहाँ है? 0, ये नीचे तो जा रहा है इसके रिस्पेक्ट में। नहीं, इन केस होता है। हाँ, तो अपने आप ये टर्म 0 हो जाता ना। हाँ ठीक है, चलो 1 मिनट में होमवर्क डिसाइड कर दूंगा।
सर आपने कहा था कि मीटिंग में पूछ रहे था कि अगर स्प्रिंग में m/3 मास आ जाए तो क्या होगा। तो तुम्हें तभी तो बता दिया था, अब तुम फिर क्यों पूछ रहे हो? तभी बता नहीं दिया था मैंने। क्वेश्चन ये था कि अगर स्प्रिंग का मास m, इसका मास, तो टाइम पीरियड क्या आएगा। तो मैं कह रहा हूँ इसका टाइम पीरियड 2π√m + m/3/k और m/3 क्यों? इसके पास वेलोसिटी v0 है, इसके पास 0 है, तो यहां से x के पास हम वेलोसिटी लेंगे तो m/l/dx इसकी वेलोसिटी लीनियर वेरिएशन के हिसाब से v0/l × x ले सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। लीनियर वेरिएशन इंटीग्रेशन, तो x² का इंटीग्रेशन x³/3 बनेगा। हाँ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं, मतलब मास पूरी लेंथ पे यूनिफॉर्म नहीं है। तो तभी तो m/l/dx लिया, क्यों लिया नहीं तो? जीरो से l, तो ये बना काइनेटिक एनर्जी लिख रहे थे ना, तो हाँ, तो 1/2 m/3 v0²। सर लीनियर इसका ही मास था। क्यों लीनियर? स्प्रिंग यूनिफॉर्म ही तो खिंचती है, अनइवन थोड़ी खिंचती है स्प्रिंग। तो ये आया इफेक्टिव मास 1/3। तो जब हम इसकी काइनेटिक एनर्जी लिख रहे थे तो काइनेटिक एनर्जी के कैलकुलेशन में इसी कॉन्सेप्ट से हमने काइनेटिक एनर्जी के कैलकुलेशन में सीधे इसका आंसर लिख दिया कि अगर ये v0 है तो हाफ कैपिटल M v0², लेकिन हाफ स्मॉल m/3 v0²। ठीक। चलिए, वर्क एनर्जी थ्योरम तो पूरा आएगा ही। एक मिनट, मुझे एक और देख लें। पीछे से क्या देख रहा था? क्या? GR5 में मोमेंटम। हाँ, तो इसकी नेक्स्ट, तो उसमें क्या लिखा है? उसमें क्या होमवर्क में लिखा है? मैं तो पार्टिकल डायनेमिक्स 1 and 2, इसका मतलब वो अगली डीसीटी थी। और अगले में क्या लिखा? वो उसके आज का अगले में? था। मोमेंटम। तो बस वही देता हूँ। एक सर्कुलर मोशन का हो गया, ये एनएलएम सर्कुलर मोशन का सेकंड पार्ट। इसका सेकंड पार्ट मतलब वर्क एनर्जी पावर। एक शीट ये है, ये GR3 है ना, और एक मोमेंटम वाली इसकी 5 GR5 3 और 5 यही है मोमेंटम की। ओके, 3 और 5 कितने हैं? 5 में ज्यादा तो नहीं, 20 ही है। बहुत बढ़िया, फिर तो सही। कर लेंगे इसे परसों है ना? होमवर्क 3 नहीं एंड अब जब 5 टर्न परसों के दिन। जब भी टर्न होगा उसमें। ठीक है, चलो मिलते हैं। तिवारी सर कहाँ गए हैं? तिवारी सर गए, आज आ गए होंगे या कल आ जाएंगे, कल क्लास होगी उनकी। तो टेस्ट ऑफलाइन है क्लास तो कल तो टेस्ट है ना? क्या? कल तो टेस्ट है। तो परसों होगी फिर। टेस्ट उसका होगा, टेस्ट क्या? सीधे में टेस्ट कब डिस्कस हुआ करेगा वैसे? पता नहीं, वो तो यार अपने अपने टर्न पे डिस्कस होगा वो, है ना। तिवारी सर कल आ जाएंगे शायद, ठीक है ना। चलो बाय 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 सर। बच्चों।